नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया का चुनावी काफिला आ चुका है सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के मुरसान में, जहां पे हमारी मुलाकात हुई समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव चौधरी देशराज सिंह से, जो कि पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ चुनावी समीकरण है मुरसान क्षेत्र में। चौधरी साहब, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। धन्यवाद। आगे चुनाव आने वाले हैं और जो सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो सुनने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है और हो सकता है जो सीट है वो लोकदल के खाते में जाए। ऐसे में क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की आगे के चुनावों को लेकर? समाजवादी पार्टी प्रदेश में छोटे दलों के साथ जो प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि हम छोटे दलों को साथ लेके चलेंगे और इस बीजेपी को बिल्कुल प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन कर लिया है और इसमें पूरी तरह हमारा यही उद्देश्य है कि इस झूठी सरकार को भगाने का काम करेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोग कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बहुत मजबूत है। सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं और इसीलिए जो है अब की बार प्रत्याशी सादाबाद क्षेत्र से जीतेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस क्षेत्र में विकास कार्य किए गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ न तो इस विधानसभा में न जिले में कोई कार्य किए गए हैं। बाकी सबको सर्वदीप है कि इस विधानसभा की ऐसी स्थिति है कि 91 के बाद, विजेंद्र सिंह के बाद कोई भी भाजपा प्रत्याशी, ये पिछली बार चुनाव में कुल 30,000-31,000 वोट प्रीति जी को मिला था। उससे पहले किसी भी भारतीय जनता पार्टी को 7,000 से वोट ज़्यादा पास नहीं मिले हैं। न भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पे कोई आधिपत्य रहा है, न भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई कार्य किए हैं। जनता का शोषण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनमानस ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का प्रदेश से काम करेंगे। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किए हैं और समाजवादी पार्टी ने यदि कार्य किए थे, तो पिछली बार विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल क्यों नहीं जीत पाए? क्या कारण रहे? कारण ये नहीं थे। एक्चुअल में जब ये चुनाव की स्थिति बनी, जनता के साथ धोखा किया गया, हिंदू मुसलमान की बात की गई, केवल मुद्दों से भटकाया गया, विकास की कोई चर्चा नहीं, कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि विकास नहीं हुए। जो अखिलेश जी के टाइम पे जो उस 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों को सब लोगों जनहित में सब चीज़ जान रहे हैं। पेंशन बहाली की गई, गरीबों को 45 लाख पेंशन दी गई, आम जन आदमी की सुविधाएं दी गई, सारे भत्ते दिए गए और सरकार ने लैपटॉप भी बच्चों को दिए गए। जो गरीब कन्या हैं, लड़कियां हैं, आगे बढ़ने को प्रोत्साहन के लिए उनको धनराशि भी दी गई। 30,000 रुपये तक भी पैसे पहुंचे। और अल्पसंख्यक आयोग में भी सब जो लड़कियां हैं अनपढ़ थीं, देश को आगे पढ़ाने के लिए उनको एक अलग से व्यवस्था की गई थी कि जिससे कि आप पढ़ोगे तो इस देश को तरक्की मिलेगी। जैसा पहले कहते रहे हैं कि मुसलमान पढ़े लिखे कम हैं, तो अखिलेश जी ने कोशिश पूरी नीम की थी कि इनको समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि शिक्षा के नाम पे जो इस सरकार में कोई कार्य नहीं हुए, जो अखिलेश जी के टाइम पे शिक्षा को इतना बढ़ाने का काम किया गया था। अच्छा, जैसा कि अगर मुरसान की बात की जाए तो मुरसान में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। तो हमारी बातचीत हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से, तो वो कह रहे थे कि वहाँ से भी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं, उन बूथों से भी जहाँ पे अल्पसंख्यक की संख्या ज़्यादा मुरसान में। तो जब आप बता रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है समाजवादी पार्टी सरकार ने, फिर बीजेपी को वोट क्यों पड़ते? बीजेपी को कभी वोट पड़ा ही नहीं, यहाँ से कभी वोट पड़ा ही नहीं बीजेपी के नाम पे। आप भी देखेंगे 300-400 वोट से ज़्यादा कभी मिला ही नहीं। और इतना तो नहीं है कि किसी को सबसे बिल्कुल जड़ से किसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत रहा था हिंदू मुसलमान के विरोध में, 400, 450, 500 वोट पड़े थे। वोट कभी बीजेपी के नाम पे पड़ा ही नहीं इस मुरसान में। पिछली बार भी बसपा को वोट पड़ा था, समाजवादी पार्टी को पड़ा था, उससे ज़्यादा लोकदल को पड़ा था और उससे कम भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे थी इस मुरसान में। कभी उन कुछ बूथों में जैसे
2-3 हमारे बूथ हैं, 23 नंबर है, 18 नंबर है, 19 नंबर, जिसमें अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। लेकिन उसमें और भी हिंदू भी रहते हैं, कुछ लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी रहते हैं, तो वो थोड़े थोड़े वोट पड़े होंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट कभी नहीं मिला। और क्योंकि उनको उस दृष्टि से वो लोग देखते नहीं हैं, चुनाव दौरान अपनी अपनी समस्याएं दिखाते हैं और गलत तरीके से दिशाएं बढ़ते हैं। झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, क्योंकि अब जैसे समीकरण जो जाति समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में ये भी हो रहा है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो जाट समुदाय से हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, और हो सकता है भविष्य में किसी जाट प्रत्याशी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो कितना कठिन होगा राष्ट्रीय लोकदल के लिए वो चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है, समाजवादी के साथ समझौता होता है, तो जाट या भाजपा किसी को दे दे या बसपा किसी को दे दे, उससे जाति आंकड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग बात हो सकती है कि एक आध गाँव घर परिवार का मामला हो, उसकी बात अलग हो सकती है, लेकिन इससे जाति आंकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आम किसान, जाट मीन्स किसान, और किसान के साथ जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रौंदे जा रहे हैं, चाहे आज लखीमपुरी की किसान है, कल ऐसे ही मौका पड़ेगा तो कल इस अपने सादाबाद विधानसभा के किसानों को ये नेताओं तो रौंदने का काम करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। अजय मिश्र इतना बड़ा अपराध होने के बाद, मेरा पुत्र अगर इतना अपराध करता है तो एक सामाजिक और एक पब्लिक नेता के नाते उसको स्वतः ही त्यागपत्र देना चाहिए था, और क्लीन चिट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनको दोबारा से शपथ करा सकती थी। इससे ज़्यादा अंधेरगिर्दी किसी सरकार में हुई नहीं है जो इस सरकार में हो रही है। अच्छा, बीजेपी के जो नेता हैं वो तो कहते हैं कि जो लोग आंदोलन पे बैठे हैं वो किसान है ही नहीं, वो दलाल किस्म के लोग हैं, आड़तिया हैं, वो लोग आंदोलन में बैठे हैं। यही तो चीज़ है। बीजेपी में कौन है लोग? मुझे ये बताएं जो किसान का एक बेटा हो, कोई किसान का एक बेटा हो, बताए ना बीजेपी में कौन सा है जो बीजेपी के लोग हैं, कितना किसानी का काम करते हैं। हमारे यहाँ विधायक भी हैं, बीरेंद्र सिंह राणा जी हैं, वो कोल्ड भंडारण का काम करते हैं, किसान नहीं हो सकते? वो तो किसानों से पैसा कमाते हैं, व्यापार है उनका। और बीजेपी के लोग ऐसे एक व्यक्ति ये बताए कि खड़े होकर ये कह दें कि हम किसानों के लिए फ़ायदा करा रहे हैं। आज आप जाके दुकानों पे देखिए, डीएपी की मार कालाबाजारी हो रही है, डीएपी किसान को नहीं मिल रही। इससे पहले, आज से 5 साल पहले जब सरकार थी तो डीएपी के लिए किसी किसान को भटकने की ज़रूरत नहीं थी। अब 1 महीने पहले से स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके डीएपी मिल जाए, नहीं मिल रहा है। मैं भी किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, लघु किसान हूँ। मेरे के 30 बीघा मुझे आलू बोना है, 30 बीघे के लिए आलू के लिए डीएपी के लिए मुझे ऐसे व्यक्ति को प्रयास करने पड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? आम किसान को कैसे क्या होगा उसके साथ? अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ से अगर राष्ट्रीय लोकदल की सीट जीतती है तो उसके बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस विधानसभा में अभी रह गए थे, जो विकास कार्य, वो सबसे पहले होने चाहिए? क्योंकि आप अब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर आपकी भी उस सीट पर भागीदारी होगी, भले वो राष्ट्रीय लोकदल की जीत क्या है, लेकिन वोटों का क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो अगर लोकदल का प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो वो कार्य सबसे पहले होंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे माननीय मंत्री जी विधायक चुने गए यहाँ से, उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, बसपा के नाम पे किसी ने ज़मीन पे कोई काम नहीं किया। अब बहुत सारे काम से वंचित हैं, क्षेत्रों में असुविधाएं बहुत हैं, सड़कें नहीं हैं। आप देखिए, सड़कें नहीं हैं। मैं आज ही एक घटना से आ रहा था सादाबाद से लौट के, तो कम से कम 6 महीने पहले से कुरावली से मुरसान पटैनी मुरसान कसरौट जो मार्ग है जो सादाबाद को लिंक करता है, उस रोड के 2 किलोमीटर पे पिछले 6 महीने से कंकड़ पड़े हैं और उन पर काली सड़क तक नहीं की गई। ये क्या है? ये सब चीज़ें जो अधूरी पड़ी हुई हैं, इन्हीं को तो सरकार, इसीलिए तो अखिलेश जी की सरकार आएगी। जो कार्य नहीं हुए किसी भी सड़क पे देख लीजिए आप, मेन रोड पे गड्ढे हैं। आज गड्ढा मुक्ति के लिए कई बार हमारे मुख्य योगी जी ने बहुत कहा है कि मैंने गड्ढा मुक्त कर दिए, सारे गड्ढे हैं और आप भी निकल के आ रहे होंगे। कहीं कोई गड्ढा नहीं भरा हुआ है, कहीं कोई सड़कों पे काम नहीं हो रहा है, कहीं दिखाई पड़ रहा हो तो बता दीजिए। कहीं सड़कों पे कोई काम ना। अब हाथरस जैसे शहर में देख लीजिए, पुल बनने के बाद वहाँ कितनी क्या स्थिति है आप नहीं जानते। पुल के यहाँ उद्घाटन कर दिया, लेकिन पुल के नीचे की ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि आम आदमी इधर से उधर निकलने में दिक्कत हो रही हो और उसका उद्घाटन कर दिया गया।
कार्य को किसी को पूर्ण तरह से पूर्ण नहीं किया। वही वाली बात है, हमेशा बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि जो अखिलेश जी की सरकार में हुए, जो अखिलेश जी की सरकार में कार्य आए, वो कार्यों में पत्थर बदलने के अलावा दूसरे काम नहीं किए गए। अच्छा, आप बसपा में भी जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा दिलचस्पी आ रही है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अरविंद शर्मा, उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है और हो सकता है निश्चित तौर पर ज्वाइन किए आगे वो टिकट भी मांगें। तो क्या उनके टिकट मांगने के बाद जो सादाबाद क्षेत्र है यहाँ पे कुछ समीकरण बदलेंगे? कोई विशेष समीकरण नहीं रहेंगे। ये अब जैसे हमारे मंत्री परिवार के पहले यहाँ पे विधायक रहे हैं, वो पिछले बार विधायक रहे हैं, तो ये इनके आपसी आंकड़े रहेंगे। ये किससे लड़ेंगे तो ये आपसी बंटवारे में रहेगा, इनका आपसी अपना है। लेकिन यहाँ समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मजबूती से ज़्यादा और ज़्यादा इनको बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी इसके साथ साथ। अच्छा, TV30 इंडिया के माध्यम से जो सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के दर्शक हैं उनके लिए कोई आपका संदेश? मैं तो आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा सभी विधानसभा वासियों को कि 5 साल में जितने लूट, अत्याचार, पुलिस की घूसखोरी, प्रशासन की घूसखोरी, आम जनता का शोषण जो हुआ है, इसको मतलब भगाने के लिए आप समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी को ही वोट करें, जिससे हम इस देश, इस प्रदेश को और उन्नति की ओर ले जाएं और प्रदेश को उन्नत करें। और अच्छा सा मैं सबसे सभी अपने सादाबाद विधानसभा वासियों से यही एक निवेदन करूंगा कि बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे कोई किसी पे न देखें। जो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का प्रत्याशी हो उसको मजबूती से जिताएं और अपने विधानसभा को नई दिशा की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देशराज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए। और ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन देशराज जी, और जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पे भी हैं, और जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा, जो कि चाहे वो रालोद समर्थित हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल को सपा समर्थित कोई प्रत्याशी होता है, उन्हीं में से कोई एक जीतना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन यहाँ पर नहीं है और लोग कार्यों से खुश नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को चुना जाएगा।